नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजू सिंह मौजूद है, जिनसे हम लोग संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। सर, सबसे पहला सवाल, पूरे विश्व को क्या, पूरे भारत, हर जगह पे कोरोना वायरस जैसी बीमारी आती है और बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन कर्फ्यू करते हैं, तो एक तरह से हम लोग अपनी तैयारी भी कर लेते हैं। आप सर एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक जगत के, मतलब बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इस बीमारी को और किन किन चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ा, मुझे बताइए। मुझे लगता है जितना बीमारी जी की विभत्सता थी जी उससे ज़्यादा उसका प्रेजेंटेशन किया गया। जी अब उसके पीछे मंशा क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, ये तो मीडिया है, सरकार है, हमारा खुफिया तंत्र है, उसको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स था जी तो उसको लेकर बहुत पैनिक ना तो सरकार को होने की आवश्यकता थी और ना ही पब्लिक को। एसिम्प्टोमेटिक अगर मरीज है तो उसे, जैसे हम चिकन पॉक्स में होम आइसोलेशन कहते हैं, वायरल है, स्पोरेडिक है, उसी तरीके से हम कोरोना को भी आइसोलेट करके ठीक कर सकते हैं। सरकार एक बीमारी को लेकर जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही, मुझे लगता है सही रचना नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए सर कि देखिए बहुत सारे लोग जो है वो, जाहिर सी बात है कि ये ऐसी बीमारी जिसके बारे में तैयार नहीं थे, मतलब अचानक एक ऐसी चीज़ आ जाती है। आप एक वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स आपके साथ में जुड़े थे, तो कैसे किया आपने सर? मैंने तो एक भी दिन अपना क्लोज नहीं किया, सारे पेशेंट्स को फेस किया, उन्हें देखा। मुझे लगता है ये चिकित्सक डर गया तो मरीज बेचारा कहाँ जाएगा। जी जी हमें यह भी भय दूर करना है, जो मरीज है वो भय से ना मर जाए, या भय से तब पैनिक ना हो जाए कि अन्य बीमारियों का शिकार हो जाए। जी तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक भी दिन लॉकडाउन में अपनी क्लिनिक बंद नहीं की, एक्सेप्ट जो हमारी दिनचर्या में बंद था वही बंद था। जी 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 और दूसरा कि मरीज को धाड़स देना कि कोरोना का मतलब मौत का फरमान नहीं है। बिल्कुल। इट्स आल्सो डिजीज, इट कैन बी क्योर्ड। होम्योपैथी वैसे भी क्योर की बात करती, सिक की बात करती, सिकनेस की बात नहीं करती। इफ यू आर सिक, द सिक शुड बी ट्रीटेड, नॉट द सिकनेस। तो कोरोना भी एक सिकनेस है और एक जो व्यक्ति है वो सिक है। जी तो हमें उस सिक को लेना है, कहाँ से कहाँ तक उसके क्या सिम्टम्स है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना है। जी और उसमें सफलता भी हम लोगों ने प्राप्त की। मुझे लगता है अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ने ज्यादा केस को गड़बड़ किया, ज्यादा कंजेशन किया। तो इसलिए अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीज है तो हमारी तो राय है जितने भी वायरल डिजीज है उसमें एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से बचा जाए। हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों से, जो आधुनिक चिकित्सक है, उनसे भी मेरी अपील है जी और जनता से भी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि देखिए अब इस समय क्या है कि और बहुत सारी संक्रामक बीमारियां चल रही हैं। एक तरफ डेंगू का एक समय आ गया है, मलेरिया का टाइम चल रहा है और कोरोना जैसी भी बीमारी आ रही, तो क्या बहुत सारी भ्रम की भी स्थितियां हो जाती है आदमी को, अगर यार बुखार आ गया, फीवर अगर थोड़ा सा भी हुआ, अगर कंजेशन फील हो रहा है, तो वो कैसे इस भ्रम से बच सकता है, क्योंकि आपके पास से बहुत सारे इस तरह के मरीज आते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आपने अभी विषय को उठाया, बीमारियों की संख्या, उस बीमारियों की संख्या से उपजा हुआ डर। जी तो चिकित्सक को दोनों पर काम करना है, उस बीमारी से बचने के नुस्खे भी बताने कि आप ये करिए, लोगों से दूर रहिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, जैसे आप कभी स्पुटम आता है तो हाथ क्लीन करिए, मास्क का प्रयोग जब क्राउड में है तो जरूर करिए। लेकिन मुझे लगता है कि यदि जहाँ पर आप जानते हैं कि हम स्वस्थ हैं जी तो मास्क की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लेवल को भी डाउन कर रहा है कहीं न कहीं। तीसरी चीज, यदि डिजीज हो रही है तो पैनिक ना होइए, किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लीजिए और राय उसकी सुनिए। नेट, यूट्यूब या गलत सोच से उसको न जानिए, वो आपको और मेंटली सिक करेगा। मानसिक रूप से वैसे भी बीमार आज ज्यादा है, तो मुझे लगता है वो और बीमार हो रहे हैं इस तरह की गलत सोच से लेकर जानकारी। तो मतलब आपका डॉक्टर साहब ये कहना है कि देखिए लगातार जिस तरह से एक तरह से सोशल चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, ऑनलाइन लोग देखते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं या कहीं भी देख लेते हैं, तो उसमें आप देखिए हर कोई डॉक्टर ही बनने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी राय दे देता है, और जब कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, परेशान होता है, अगर उसको देख लेता है तो कई सारी वो अन्य समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है।
तो कैसे देखते हैं आप सर, जो इस तरह से फैल रही चीजें, उनको कैसे देखते हैं आप? अब मुझे लगता है यहाँ पर सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए। जी। हर व्यक्ति को छोड़ दिया है, किसी पर कोई राय प्रेजेंट कर सकता है, कोई चैनल भी चला सकता है। और प्रॉब्लम क्या, जैसे आपने चिकित्सक को बुलाया, एक अच्छी पहल है। यहाँ पर किसी लेमैन को तो नहीं बिठाया। जी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब अगर रन कर रहा है तो उसे ध्यान देना चाहिए, हु इज प्रेजेंटिंग द डेटा एंड ऑन व्हिच टॉपिक। कम से कम उसका रेगुलेशन होना चाहिए। जी, जी, जी। अब आप बताएं, जैसे कोरोना में है, जी। बहुत सारे मरीज हम लोगों के पास आते हैं, कोरोना के बाद छोड़िए सारी बीमारियों, यूट्यूब पे सर ऐसा लिखा था, यूट्यूब तो ऐसा बता रहा था, जबकि हमारे अनुसार तो नेट इज वन ऑफ द मोस्ट गार्बेज सोर्स। आप हाइपोथायराइडिज्म डालिए, एक मरीज ने डाल रखा 6 पेज का। हाइपोथायराइडिज्म एक आजकल बड़ी बीमारी है जिससे बहुत ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं सर? अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म वेट गेन करता है आदमी, सांस फूलती है, बीएमआर लो हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंसान सोचता है इसका तो सिर्फ एक ही हल है, मॉडर्न मेडिसिन की, थायराइड की मेडिसिन, जबकि वो आसानी से ठीक हो सकती है। साल, 1.5 साल, 2 साल दवा कर ले, ठीक हो जाए। अच्छा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपना वो T3, T4, TSH लेकर बैठे हुए हैं कि हमारा ये कंट्रोल्ड है और सिम्टम आपके बढ़ते जा रहे हैं। सारे थायराइड के सिम्टम प्रेजेंट है और आप अपना डेटा और पैरामीटर लेकर बैठे हुए हैं, जबकि आपको तैजे होल ठीक होना चाहिए ना। यदि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, वेट गेन कर रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आधुनिक चिकित्सा के अलावा होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है। मुझे लगता है अगर इन सोच पर ध्यान दें तो ये जो बीमारों की संख्या है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक खा रहे हैं दवा, उनकी संख्या कम करके हम देश का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए डॉक्टर साहब, आप जैसे चिकित्सक हैं, मैंने देखा है कि जिस तरह से आपके पास में लोग आते हैं, और आप अगर कोई गरीब भी अगर आपके पास में आता है तो आप वैसे भी उसकी मदद करते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आपके जैसे चिकित्सक होंगे तो एक समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है। तो सर मुझे बताइए कि अब कोरोना जैसी बीमारी है, तो होम्योपैथिक जगत ने क्या पहल की, मतलब क्या लगता है आपको, क्या आप होम्योपैथिक जगत में जैसे हम लोगों ने प्रिवेंटिव ड्रग की बात की, और प्रिवेंटिव ड्रग का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया भाई। गुजरात जैसी सरकार ने तो 60% लोगों को होम्योपैथिक इम्यूनाइजेशन दिया। अच्छा। जैसे इसमें आर्सेनिक है, कैम्फर है, जलसीमियम है, इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अगर आप पहले से दीजिए, अच्छा। या कोई आसपास बीमार हो गया तो जब तक वो बीमार है तब तक स्वयं खाइए, मुझे नहीं लगता आपको होगा। ज़्यादातर हम लोगों ने उसका देखा भी है रिजल्ट भी। मान लीजिए जो कोविड पॉजिटिव है, उसको देकर देखा तो जो साथ में रहने वाला है उसको नहीं हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस परिवार में किसी को होता है और इन दवाओं का सेवन वो मतलब आपसे अगर पहले से कर रहा है, चिकित्सक से पूछ के चिकित्सक से करे तो ज्यादा चांसेस नहीं होगा जी। और जिसे हुआ है उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाए, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 3 to 5 मैक्सिमम 7 डेज तक नेगेटिव भी हो जा रहा है। अच्छा सर, कोरोना तो चल रहा, चलिए ठीक है, इससे अब आम आदमी जो है कहीं ना कहीं वो कोशिश भी कर रहा है, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन उनको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, वो ठीक है। चलिए, उसके लिए अभी इसकी कोई दवा नहीं बनी, क्योंकि एक अदृश्य वायरस के बीच में एक्चुअली दवा की प्रॉब्लम जो आपने कहा, दवा का लिमिटेशन मॉडर्न मेडिसिन तक क्यों सीमित है। हाँ। इतने दिन से सरकार बोल रही है आयुष हॉस्पिटल की स्थापना की जी। सीधा सा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ, आयुष हॉस्पिटल क्यों नहीं स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। आयुष हॉस्पिटल अगर आज स्टैब्लिश होते तो कोरोना की जो विविधता आपके सामने है वह ना पाई जाती। मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर मच मोर अहेड देन मॉडर्न मेडिसिन। बस ये है कि उस पर ना कोई ध्यान दे रहा है जी। ध्यान बस हम ही चिकित्सक दिलाते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। हमने आपसे कहा कि हम तो खुलेआम बैठ रहे हैं, मरीजों को भी संदेश देते हैं कि डरिए नहीं, कोरोना भी ठीक हो सकता है, वो मृत्युदंड नहीं है आपके लिए। तो सेम वही चीज सरकार को भी ध्यान देना। देखिए, अवेयर अगर आदमी रहता है, और जाहिर सी बात है कि किसी भी बीमारी है, अगर आप हर बीमारी के लिए अवेयरनेस आवश्यक है। अगर आप घबरा गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपका अगर आप डाउन ही हो गए कुल मिला के, अगर आप सोचा कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक तरह से भ्रम की भी स्थितियां बहुत पैदा हो जाती हैं। वो सबसे बड़ी बीमारी होती है। और जानते प्रॉब्लम क्या है, आप भ्रमित हैं, आप डरे हुए हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अब जैसे आप बताऊं, जैसे कभी मैं सुल्तानपुर जाता हूँ, मरीजों को कितना कहिए कि डिस्टेंस मेंटेन की सब सिर पर सवाल, तब कोरोना का भय नहीं दिखता उनको। तो प्रॉब्लम इसकी रूट से उस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है कि जो गाइडलाइन हम बोल रहे हैं, जो संदेश हम देना चाह रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी तो करिए, बिल्कुल ठीक, सिर्फ सुनिए नहीं।
लोग यहाँ सुनते हैं, आप देखिए। अच्छा, सरकार भी देखिए कितना करेगी। सरकार ने मोबाइल पे रिंगटोन भी बज रही है तो उसमें पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। अब घर घर में मोबाइल है सबके पास में। एक अच्छी खासी मुहिम छेड़ी गई। देखिए भारत के प्रधानमंत्री लगातार संबोधित करते हैं और जिस तरह से अपील करते हैं, कहीं ना कहीं उनको कितना लोग फॉलो करते हैं, चाहते हैं। तो आदमी को सबसे बड़ी जरूरत है कि चम्मच से खिलाने वाली जो स्थितियां होती हैं, अगर सरकार कोई योजना भी लेके आती है तो आदमी को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा सर, मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो जो भाव नहीं है, समाज के प्रतिभाव नहीं है, देश के प्रतिभाव नहीं है, अपने प्रतिभाव है, अपने स्वार्थ के प्रतिभाव है। हम ठीक हैं, दुनिया ठीक है, इससे बाहर आकर सोचे तो शायद सब ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉब्लम इसीलिए तो होती है, हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं हमसे अगले को हो जाएगा, हमें ना हो। हमने मास्क तो लगा लिया, लेकिन क्राउड में जब जा रहे हैं और हम इन्फेक्टेड है तो बताना नहीं चाहते कि लोग हमसे मिलना छोड़ देंगे, जबकि जिससे मिलने जा रहे हैं वो भी आप ही का भाई है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। यह भाव जब तक नहीं लाएंगे तब तक सरकार चिल्लाती रहेगी, आप चिल्लाते रहें। इस भाव को जगाने की आवश्यकता हमारी भी है, आपकी भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए सर, S7 न्यूज चैनल लगातार अपने कार्यक्रम संवाद के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं लगातार कि नहीं, आपकी पहल है। हाँ, अब तो हम देखते भी हैं, ये ऐसी एक महामारी आपने हमेशा अवेयरनेस पर ध्यान दिया है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। मैं 2009 से आपको जानता हूँ, देख रहा हूँ। जी सर, जी सर। डेंगू में इतना अच्छा रोल आपने किया, तब डेंगू एक विवस्था थी, मुझे लगता है कोरोना से कम नहीं थी। उतना अच्छा अवेयरनेस की हम लोगों ने, अच्छा कार्य किया। होम्योपैथी तो मैंने आपसे बताया कि होम्योपैथी मैंने आज तक नहीं देखा कोई व्यक्ति मर गया अगर होम्योपैथी लिया हो डेंगू में। बिल्कुल ठीक। कोरोना में भी मुझे लगता है अभी तक जितना हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है, किसी डेथ को तो नहीं सुना है। अच्छा सर, आपने जैसे समाज के बारे में बहुत बढ़िया बात की कि अगर समाज जिम्मेदारी अपनी समझे कि हम भी सुरक्षित रहेंगे, समाज को भी सुरक्षित रखना, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना, तो बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक होती हैं। सर, मैंने आपको बहुत पहले से देखा है और आप कई सारे मुहिम में, मतलब एक तरह से भारत माता मंदिर की बात कर लें, हम वहाँ की सफाई व्यवस्था की बात कर लें, शहर को सुंदर करने की बात कर लें, उसके बारे में आप बहुत सोचते चले आए। और जबकि एक चिकित्सक मैंने देखा अधिकतर अपने केबिन में बैठते हैं और दवाएं लिखते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, बस बात खत्म। कैसे सोच आई है, क्या सोचते हैं आप? भारत माता मंदिर से शुरुआत करते हैं सर। भारत माता मंदिर की बात छोड़िए, मैं जब पढ़ता था तब से बात उठा लीजिए। अच्छा, जी जी। मेरी एक आदत है और समाज को भी देना चाहता हूँ कि जब आप निकल रहे हैं तो जहाँ भी आपको गलत लगे टोकिए अवश्य, कहिए अवश्य, डरिए नहीं। भारतवर्ष इतने साल गुलाम क्यों रहा? हमने डरना नहीं छोड़ा। आज की डेट में भी भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जहां हमें डरना है वहां हम डरेंगे नहीं, जहां नहीं डरना वहां जरूर डरेंगे। एक एक्सीडेंट हो जाए तो देखिए मदद करने वाले कितने कम लोग हैं, लोग निकल जाते हैं। दिक्कत यही है, रोड टूटी हुई है, इवन उच्चतम न्यायालय जैसी संस्था भी कहती आपका क्या लोकस है। तो एक आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, ये सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है तो वो व्यक्ति की जमीन वह भी है, उस सिर्फ सरकार की नहीं है। यदि मैं आम नागरिक हूं और ऑब्जेक्ट कर रहा हूं कि इस जमीन पर कब्जा हो रहा है और ये सरकार की है, ये संरक्षित होनी चाहिए, तो वो हम कर सकें। कभी कभी इस बात पर आती आप क्यों बोल रहे हैं, आप कौन होते बोलने, जबकि हमें लगता है कि हर नागरिक को बोलना चाहिए। आज सड़कें क्यों खराब है, आप यहाँ से निकलिए तो कितने लोग उस गड्ढे पर बोलते हैं, 2 लाइन लिख दीजिए। जो आप फेसबुक पर डालते हैं, जो सोशल मीडिया पर डालते हैं, 2 लाइन जो आपकी संस्था है उस पर हिट कर लीजिए जी, वो ज्यादा बेहतर हो। बहुत सारी चीजें सर देखिए पहुंच भी नहीं पाती, जैसे नहीं पता है। अब आप जैसे जागरूक लोग, मतलब जो कि जिम्मेदारी अपनी समझे और अगर लिखे तो कई सारी चीजें उसकी वजह से भी होती है कि नहीं यार यहाँ पे दिक्कत है। जैसे अधिकारियों की बात करें हम, जिस तरह से वो अगर सारा दिन काम में लगे हुए हैं, ठीक है, आप डॉक्टर साहब, चिकित्सक, आप कोरोना योद्धा के तौर पे लगे हुए हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन जब कोई जागरूक व्यक्ति, अब इस समय सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया अपनी बात कहने का कि बातें लगभग पहुंच जाती हैं सर। हाँ, तो लेकिन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो भी अच्छा है। हाँ। लेकिन उससे भी अच्छा अगर होता कि सोशल मीडिया के साथ साथ रिस्पेक्टिव कंसर्न को भी लिखिए। बिल्कुल। आज मान लीजिए इसे कहा जाता है हत्या हो गई, जब तक उस हत्या के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं आएगी उसकी जांच नहीं होगी, तो ये कहाँ का न्याय है? हत्या हो गई तो उसे जांच करना चाहिए और जो जिसने की है उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज माफिया क्यों मर रहे हैं? प्रॉब्लम यही है ना, उस माफिया के खिलाफ खड़े होने लोग कम है। हमें लगता है वो चंद लोग हैं जो माफिया हैं, लेकिन जो भीड़ लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। नहीं तो आपकी सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है। आप देखिए मुख्तार अंसारी और बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस मामले में नो डाउट सराहनीय कार्य है उनका, और यह संदेश सब जगह जाना चाहिए। आपके रायबरेली में भी जो माफिया थे वो भूमिगत हुए हैं या दंडित हुए हैं या गैंगस्टर लगाए। जब से ये सरकार है आप देख लीजिए, पहले की सरकार में आपने देखा सरकारी जमीनों पर कब्जे तो सरकार ने ही कराए,
उसके बावजूद जो जिन लोगों ने खिलाफत की उन पर मुकदमे किए। आज हमारी सरकार में कम से कम यह तो दिखाई दे रहा है जी। कि हम उन लोगों को दंडित कर रहे हैं जो वाकई दंड के पात्र हैं। वो किसी भी समाज का हो, उसको ऐसे ना रखा जाए। लोग कहते हैं फला समाज का इसलिए किया जा रहा है, जो गलत है वो पनिश हो रहा है, और यही संदेश जाना आवश्यक है। जी। सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर उनका निस्तारण समय से अगर नहीं हो रहा है तो उनकी लायबिलिटी भी फिक्स की जाए। आपने सड़क की बात की, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, क्यों गड्ढे हैं, कौन अधिकारी है? एक बार हमारे माननीय मंत्री जी ही रुक कर पूछ ले इस गड्ढे को क्यों नहीं भरा गया। हम भी निकलते, जैसे आपसे कहा मैंने गड्ढा है तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट करिए जी। माननीय मंत्री जी पूछेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा। तो एक संदेश आपके माध्यम से ये भी है जी, लायबिलिटी जरूर फिक्स करिए उन अधिकारियों की। अंग्रेजों की तरह शासन न करिए, क्योंकि शासन पद्धति अभी वही है, उसमें सुधार नहीं हुआ है, उस सुधार को लाइए। अभी आपसे हमने मौखिक रूप से डिस्कस किया था पंचायत की सड़कें, आज तक आपने उसके मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं किया। कितनी सड़कें बेचारी ऐसी ही पड़ी जिला पंचायत की, उनको ट्रांसफर किया जाए पीडब्ल्यूडी में या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तब बन पाएंगे। इन पर भी ध्यान दीजिए। मैं भी सर लगातार इस बात करता हूँ जी कि स्वच्छ भारत अभियान की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और देखिए बहुत तरीके से गांव-गांव में स्वच्छता दिखाई पड़ रही है, और जिस तरह से टॉयलेट्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन मैंने कहा कि जो ये पब्लिक टॉयलेट्स बनते हैं, आप बना तो देते हैं, लेकिन इसके मेंटेनेंस की और इसकी साफ सफाई की सर सबसे बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब आपने इतने लागत से बनाया, मैंने नगर पालिका से भी कहा, जैसे मेरा कोई टॉक शो होता तो मैं उनसे साफ तौर पे कहता हूँ कि आपने बना तो दिया, लेकिन आप इसके मेंटेनेंस के बारे में सोचिए, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। कौन करेगा, है ना? बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, भी होना आवश्यक। हाँ, समाज में सर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं समझते। उनको लगता है यार सरकारी चीजें, अरे ठीक है ऐसे चलेगा, लेकिन सर मेंटेन करना उसको, उसकी एक तरह से व्यवस्था जो करना साफ सफाई की, वो सबसे आवश्यक है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताइए, आपकी भारत माता मंदिर की बात मैंने आपसे की, तो मैं इसीलिए भारत माता मंदिर में आ रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैंने देखा कि भारत माता मंदिर में जो बदलाव हुआ, मैं मानता हूँ कि उसमें भारत माता मंदिर की मूर्ति लग भी गई। मैं मानता हूँ कि उसमें डॉक्टर राजू सिंह का बहुत अहम रोल था। डॉक्टर राजीव सिंह भी समाज का ही व्यक्ति है, मेरा रोल नहीं, सबका रोल है। बस ये है कि हमें खुशी है कि वहाँ भारत माता स्थापित हो गई, जो खंडित थी, जो उनका मैप खंडित था। 3-4 वर्षों की लड़ाई, लेकिन अभी उसमें मुहिम आपकी भी मदद की जरूरत है। उस पर जो सही रिवर की पूरे डेवलपमेंट की बात थी, रायवली का दुर्भाग्य है आज बच्चों के लिए घूमने की एक व्यवस्था नहीं है। हमने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी थी, 25 करोड़ का एक बार सैंक्शन भी हुआ था कांग्रेस की सरकार के समय, वो 25 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं हो पाए जी। आज की डेट में वो 25 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट होगा, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मुझे लगता है अगर सही रिवर के आसपास जो शहीद स्मारक है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट कर दिया जाए जी, उसमें बोटिंग प्लानिंग कर दी जाए, उसे इंदिरा उद्यान से जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है और हमारे लिए एक राजस्व का बढ़िया माध्यम हो सकता है। बिल्कुल 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 ठीक बात आप कह रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि आप एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो एक जब मैंने बताया कि डॉक्टर राजू सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो कई सारे व्यूवर्स के भी अपने सवाल आते हैं। तो डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है लोगों का इस कदर। आप देखिए कि मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती, सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो एक जिंदा दिल इंसान जो पर्दे पर दिखाई पड़ता तो लोगों को खुशी होती है, और जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, और एकाएक ऐसी सूचना आती कि वो दुनिया में नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री को भी आप रखिए, और आम लोगों में डिप्रेशन की सर मानसिक बीमारियों की संख्या कैसे देखते हैं सर, और क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि कुछ लोग लगातार कई क्वेश्चन। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका। डिप्रेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो अति महत्वाकांक्षा जी, आजकल की जो नई पीढ़ी है उसमें आपस का व्यतिरेक, तीसरा के आइसोलेशन, जिसे अभी आपसे हमने कहा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आप मेरे अनुज हैं, मैं आपका अग्रज हूँ, या मैं उनमें छोटा हूँ तो मैं आपका अनुज हूँ, आप मेरे अग्रज हैं। यह भाव आजकल बहुत कम लोगों में है, एकदम ठीक बात है। इसीलिए लोग आइसोलेटेड हैं। न्यूक्लियर फैमिली का ड्रॉबैक क्या है? अब जैसे पति पत्नी अगर दोनों एम्प्लॉयड हैं तो पति पत्नी को नहीं टॉलरेट कर पाता, उसे लगता है कहीं हमसे आगे ना हो, और सबसे बड़ी दिक्कत उस पर हाथ बटाने में उसका ईगो क्लैश होता है। पत्नियों की पीड़ा ये होती है कि उसे वो समझा नहीं जाता, उसे इस्तेमाल की वस्तु आज भी समझा जा रहा है। प्रॉब्लम ये है। और जानते सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है
कि जिसे आपने सुशांत की बात की, अति महत्वाकांक्षी वो भी था, कैसे ड्रग का लती हो गया। इट मीन्स कहीं कमजोर पड़ा होगा। जो सशक्त लोग हैं तो कभी नशे के शिकार नहीं है। आज की तारीख में भी देखिए आप वाइन की शॉप पर कितने लोग मिल जाए, क्या आवश्यकता है वाइन की? नशा तो अपना होना चाहिए, अपनी सफलता का नशा होना चाहिए, उसमें वाइन की क्या आवश्यकता? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर ना चिकित्सक काम कर रहा है ना समाज काम कर रहा है। चिकित्सक भी एक एंटी डिप्रेसेंट दे देगा, मरीज सोता रहेगा और वो सोते सोते और डिप्रेस होता जाएगा। आप क्लोनाजीपाम उठा लीजिए, डायजीपाम उठा लीजिए, लिथियम आजकल बड़ी फ्रिक्वेंट मेडिसिन है, लोग इस्तेमाल करने को दे देते हैं आजकल के मानसिक रोग विशेषज्ञ। प्रॉब्लम क्या, वो और डिप्रेशन या बाइपोलर डिजीज में कन्वर्ट कर रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। मरीज की काउंसलिंग का पार्ट चिकित्सक चाहता ही नहीं करे, सोचता 4 मिनट में एक मरीज देख लेंगे, अगले क्या समय व्यर्थ करें। जो मरीज आपके सामने है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूंगा, चिकित्सक की सबसे बड़ी भूमिका आपके मरीज के प्रति है, उसकी फीस के प्रति नहीं। और बहुत सारे चिकित्सक ऐसा कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं जो ये भाव दे भी रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं दे रहे हैं, उनको भी समाज के थ्रू संदेश दे सकते हैं, आपके थ्रू दे सकते हैं कि उस मरीज की पीड़ा समझिए। मुझे लगता है उससे बड़ा उत्थान आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। वो मरीज की पीड़ा ही आपको सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगी जी। मुझे लगता है मैंने तो जो आज कुछ गेन किया है, लोग कहते हैं, तो सब कुछ इसी भाव से किया है और यही संदेश अपनी पीढ़ी को भी देना चाहता हूँ। देखिए सर, जाहिर सी बात है, अगर मैं खुद स्वयं इस बात को सोचता हूँ कि अगर डॉक्टर ने हाथ पकड़ के एक बार छू भी लिया और उसने कहा कि तुम चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे, तो सर 25% तो वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर, क्योंकि चिकित्सक के ऊपर उसका बहुत बड़ा भरोसा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, जो समाज डरा रहा है, हाँ, बगल का डरा रहा है, एक गांठ हो गई, बहनी तो का कैंसर ना हो, ये जो सेंटेंस है इसकी विभत्सता समझिए। आप कहकर तो सो गई, लेकिन जिसको कहा गया वो बेचारा रात भर जगता है, दूसरे मरीज के पास आता है और चिकित्सक को भी उस पर दुगना कार्य करना पड़ता है उस भय को निकालने के लिए। बिल्कुल सर, करना पड़ता है। कुछ चिकित्सक भय डालते भी हैं, वह भी गलत है। हमारे ऐसे कुछ चिकित्सक है जो पता है छोटी सी प्रॉब्लम है उसको। और सबसे बड़ी दिक्कत आजकल कैंसर से ज्यादा जरूरी है समाज ठीक करिए, अन्य बीमारियां ठीक करिए, कैंसर अपने आप ठीक हो जाए। कैंसर हो क्यों रहा है आप उठाकर देख लीजिए, मैक्सिमम विडोज को कैंसर हो रहा है, मैक्सिमम जो आइसोलेटेड है उनको हो रहा है कैंसर। क्यों आइसोलेटेड है, उन पर ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कैंसर होगा ही नहीं। वैक्सीन से आप रोक सकेंगे। मुझे लगता है कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, म्यूटाजेनिक है, आप कैंसर का वैक्सीन बना पाए? नहीं बना पाए, या जो बनाए हैं बहुत सफल रहा। चिकन पॉक्स की लगती है, बहुत सफल तो नहीं दिखाई देती। तो वैक्सीन से ज्यादा प्रिवेंशन पर ध्यान दीजिए और अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उस भय से बचिए, वह बहुत आवश्यक है। सर, आपने काउंसलिंग की बात कही, डिप्रेशन में जो लोग आते हैं, आपने काउंसलिंग की बात की और आपने कहा कि 4 मिनट में लोग देखना चाहते हैं कि जल्दी से देखो और आगे बढ़ो, दूसरा आए, तो कितनी जरूरी है काउंसलिंग? मैं समझना चाहता हूं। काउंसलिंग आपके ट्रीटमेंट, आपकी मेडिसिन से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर हम 10 मिनट मरीज की पीड़ा को बांट लें, जैसे ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली भी आपसे कहा, पति पत्नी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 70% महिलाएं बीमार हो रही। क्यों? और महिलाओं को कमजोर कौन कर रहा है? महिलाएं ही कमजोर कर रही हैं। तो प्रॉब्लम ये है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप और दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है। चिकित्सक के माध्यम से बेचारे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप वो रोल भी अदा करिए, क्योंकि वो पीड़ित है। 10 मिनट आप देंगे तो शायद वो दोनों खुश हो जाए। मैं आया था एक बार आपके पास में और मैंने बिल्कुल सेम यही घटना देखी कि मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ना याद नहीं होगा, तो मैंने देखा कि वो हस्बैंड वाइफ थे और वो पत्नी जो है पीड़ा अपनी कह रहे थे, मतलब हस्बैंड भी अपनी बात कह रहे थे और दोनों लोग बहुत अच्छे से आप समझा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा रोल है सर एक चिकित्सक का, कि अगर वो बातों को सुनते हैं और इस तरह की जो स्थितियाँ हो रही हैं उसको समाप्त करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ सर, एक अकेले से नहीं होता है, लेकिन सबको जागने की जरूरत है। जैसे आपने कहा जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है पति पत्नी में तो ये भाव दीजिए कि अगर पत्नी बराबर पे होगी तो आप ही मजबूत होंगे। बिल्कुल ठीक बात सर। पति भी अगर कमजोर होगा तो पत्नी ही को कमजोर होगी। तो दोनों तो एक ही रथ के 2 पहिए हैं। बिल्कुल ठीक बात सर। हम किसी को कमजोर करके अपने आप को मजबूत कभी नहीं कर सकते। एकदम बेहतर है हम दोनों एक दूसरे को मजबूत करें। और प्रॉब्लम क्या है, सरकास्टिक कमेंट के अपेक्षा डायरेक्ट कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। समाज से ज्यादा जरूरी है आप अपने को समझिए, तभी तो आप ठीक कर पाएंगे।
हम ही बीमार हैं, दूसरे कहाँ ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर, एकदम ठीक बात सर। अच्छा सर, आपके देश विदेश में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल भारत अभियान की उन्होंने जिस तरह से बात की, कोरोना काल में डिजिटल भारत अभियान का जो एक पेड़ लगाया गया था इतना बड़ा हो गया कि इस कोरोना काल में डिजिटल भारत अभियान का बहुत बड़ा रोल था। आप देखिए कि लोग वेबिनार कर रहे थे और आप जैसे चिकित्सक भी अगर देखा जाए तो मतलब कुछ इंडियन सॉफ्टवेयर के जरिए, अगर मैं कहूँ भारत के जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप हरदम जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपने कैसे किया सर और कैसे देखते हैं डिजिटल भारत अभियान को? आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? डिजिटल भारत अभियान बहुत आवश्यक है। जैसे पेज की बात अभी की, पेज पे आपसे मैंने डिस्कस भी किया, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है जी समाज को जगाने के लिए आप जरूर जागते रहिए। बिल्कुल ठीक बात है। शिकायत ये है कि आदमी गया, जब भी जैसे आपने कहा कि ऑफिस गया, शाम को चला आया, खाना खाया और सो गया। समाज के लिए भी 10 मिनट आप दे दीजिए। डिजिटल भारत अभियान के तहत कुछ पोस्ट कर दीजिए। एकदम सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग हैं, कहीं से मुझे लगता है कहने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर हमें आपकी आवश्यकता, हम आपसे मांग लें, आपकी आवश्यकता हमसे मांग लें। हम एक दूसरे के पूरक हैं, कंपटीटर नहीं है। एकदम बात ठीक सर। और सकारात्मक कंपटीशन एक दूसरे को ही आगे बढ़ाएगा, किसी को पीछे नहीं ले जाता। तो सबसे ज्यादा जरूरत डिजिटल अभियान में यही है कि जो हमारे अंदर है जानकारी, वो संप्रेषित औरों को हो। मैं यदि चिकित्सक हूँ तो कैसा चिकित्सक हूँ, क्या सीखा है हमने, अपने बच्चों को, अपने आसपास को, हमारे बराबर वालों को, हमारे साथ के चिकित्सकों को अगर हम दे सके तो वो सबसे बड़ा योगदान होगा समाज के लिए, ना कि वो हम तक सीमित होकर खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक बात सर। सर संवाद कार्यक्रम में हम लोग खुलकर बात करते हैं और मैं जानना चाहता हूँ आपके सफ़र के बारे में। क्या क्या मतलब जाहिर सी बात है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए होंगे, तो मुझे जानना है आपसे, क्योंकि संवाद में हम लोग इस पर जरूर बात करते हैं अंतिम में। जी सर। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मैं 49 वर्ष का इस समय हो चुका हूँ जी। संघर्ष, कुछ बड़े संघर्ष भी रहे हैं। मेरा प्रोफेशनल कॉलेज जो लखनऊ में था, मैं 3rd ईयर में था तो अपने प्रिंसिपल से क्लैश हो गया, क्योंकि उस समय शिकायत थी कि पैसे लेकर लोगों का मार्क्स निर्धारण करते हैं। अच्छा। तो अभी आपसे मैंने कहा कि मैं कभी अपनी बात नहीं करता था। मैं कहता था कि भी 6-7 लोग हैं, इनका नुकसान ना हो या ऐसे ना नुकसान हो, तो नहीं लगता था ये लीडर है। जबकि मैं उस समय फुल्ली स्टूडियस एक स्टूडेंट था। और उसके बाद जब मुझे लगा यह व्यक्ति नहीं समझेगा, तो मैंने कहा आप मुझे फेल कर दीजिए, देन मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आप, वो संघर्ष की प्रथम शुरुआत थी, शायद राजनीतिक की प्रथम शुरुआत थी। मैं श्री संगठा जी आज नहीं है, ठाकुर साहब, उनका एक पत्र लेकर माननीय राजनाथ जी के पास गया। उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा। अब मुझे उसने 2 सब्जेक्ट में फेल कर दिया था। उस पर हमने जांच बिठाई। लोगों ने कहा यार मेडिकल कॉलेज में बहुत सप्ली आती है, हमारे यहाँ मात्र 2 सप्ली थी। एक मैं, एक मेरे सीनियर थे, वो ब्राह्मण थे, आज भी मुझे याद है, डॉक्टर राजेश दीक्षित जी, और एक मैं। उस पर पूरी जांच बैठ गई और फाइनल ईयर में मैंने 10 कॉलेज में टॉप किया, उस 2 सब्जेक्ट की एग्जाम के साथ साथ। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या है, जो आपसे कहा कि वो भय निकाल दीजिए, तो आप सबसे बड़े विजेता हैं। सबसे पहले अपने आप को जीतिए, दुनिया आप अपने आप जीत लेंगे। ठीक बात सर। यहाँ पर भी आपने देखा, कभी लोगों ने अगर मुझे मोहरा बनाया तो इसलिए बनाया है क्योंकि हमने हर बात पर ऑब्जेक्शन किया। हमने अपने मित्रों की भी सड़कों पर भी ऑब्जेक्शन किया और जो हमने को मेरा मित्र नहीं मानते उनको भी किया, क्योंकि हमारे लिए गलत है तो ऑब्जेक्शन है। आज भी दिक्कत क्या है, लोग यह नहीं सोचते कि गलत है इसलिए कहा जा रहा है, सड़क टूटी है इसलिए कहा जा रहा है, ना कि इसलिए कहा जा रहा है कि सड़क ठीक है फिर भी कहा जा रहा है। ये भाव सबको जाना चाहिए जी। हम अपने प्रति सच्चे रहें, हम अपने प्रति ईमानदार रहें। मुझे लगता है वही सबसे बड़ा संदेश है और संघर्ष के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप विजेता बने रहिए। आज भी ईश्वर है, यदि आप सत्य पर हैं आप हार नहीं सकते। ये हमारी 49 वर्ष की एक्सपीरियंस बोलती है। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, क्योंकि चिकित्सक इस तरह से बातें जब करते हैं, जब इस तरह से अगर आप देखिए किस एनर्जी से आप बात कर रहे हैं, एक सकारात्मक संदेश की तरफ बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज में बहुत सारे लोग आपसे सीखेंगे और ईश्वर करे सर आप इसी तरह सेवा करते रहें। सब आप ही अनुजों का एनर्जी है, आप ही लोग देते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग अन्य को संप्रेषित करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप भी तो उसी धरा पर हैं और उसी जी, वो मुझे लगता है संघर्ष की राह में है। ईश्वर आपको भी
उन्नत पर रखे, शिखर पर रखे। बहुत बहुत हमारे लिए धन्यवाद कामना सर, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ में स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजू सिंह जो सीधे हमारे साथ में स्टूडियो में लाइव जुड़े थे। हम आपको बताएं कि डॉक्टर राजू सिंह समाज सेवा के अलावा चिकित्सकों को जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मरीजों को 4 मिनट में निपटाने की जरूरत नहीं, अगर किसी को कुछ समस्या है तो आप पूरी बात सुन लीजिए, उसमें उसको इतना खुद ही संतुष्टि और राहत मिल जाती है कि एक चिकित्सक का अहम रोल दिखाई पड़ता है। और डॉक्टर राजू सिंह से सभी को सीखना चाहिए। S7 के संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, जब बहुत जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए और S7 की सारी न्यूज़ को आप देखते रहिए। नमस्कार।